नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए गणित कक्षा 8 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं हम सभी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए आप मेरे साथ। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। -11/15 गुणा -3/7 बराबर -3/7 गुणा -11/15 के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमें बताना है कि इसमें गणित के किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है। अब देखो, हम देख रहे हैं कि -11/15 और गुणा -3/7 आगे संख्याएं आगे लिखी हुई है 11/15 और इसी को यहाँ पे पीछे लिख दिया है -11/15 और ये -3/7 को आगे लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि बस संख्याओं का क्रम बदला है और संख्याएं गुणा में है। जब क्रम बदला है और संख्याएं गुणा में है तो इसको हम कहते हैं कि गुणन क्रम विनिमयता। गुणन क्रम विनिमयता। तो हमारा उत्तर हो गया पहले का कि गुणन क्रम विनिमयता। किस गुण का उपयोग किया गया है? गुणन क्रम विनिमयता का। रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। हम यहाँ जान रहे हैं कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि समीकरण की कोई घात नहीं है, समीकरण की केवल घात एक घात है, तो उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे समीकरण इस प्रकार से लिखिए, 2x + y = 0। तो ये एक रेखिक समीकरण है, इसकी घात केवल एक होती है और यदि किसी भी समीकरण की घात या किसी भी संख्या की घात एक है तो उसका मान वही संख्या होती है। तो यहाँ पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इसके लिए क्या शर्त अनिवार्य है? चर की अधिकतम घात एक होना। ये बिल्कुल सही है कि रेखिक समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात एक होती है। चर की अधिकतम घात दो होना, नहीं, ये गलत है। ये द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात तीन होना, ये भी द्विघात समीकरण के लिए। तो रेखिक समीकरण की शर्त क्या है? कि चर की अधिकतम घात एक होना। एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी व बीडी एक दूसरे के लंबवत हों तो एक एबीसीडी है एक। तो ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी जिसके विकर्ण ए बी व सी डी एक दूसरे के लंबवत हों। तो एबीसीडी क्या है ये बताना है कि वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है या समलंब चतुर्भुज है। अब देखो, हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि वर्ग को हम बनाने की कोशिश करें, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में हम देखते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जब इसके विकर्ण हम खींचते हैं, विकर्ण का मतलब है कि इनके सिरों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाएं बीचों बीच से, तो वो जो रेखा निकल के आती है उसको विकर्ण कहते हैं। तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब है कि जब विकर्ण मिलें तो एक दूसरे पर जहां मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहां मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं चौथा प्रश्न। तो हमारा उत्तर हो गया, इसका उत्तर हो गया ए, वर्ग। निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा? अब इनमें से ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें बताना है कि किस संख्या का वर्ग करें तो उसके इकाई का अंक एक होगा। अंत अंत का मतलब है कि इकाई का अंक कौन सा होगा। अब 109, 82, 77 और 123। 109, देखो, वर्ग जब भी हम करते हैं किसी संख्या को आपस में दो बार गुणा करते हैं। जैसे 109 को 109 से गुणा करें, 109 को 109 से गुणा करने की यहाँ जरूरत, जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उस संख्या के इकाई के अंकों को ही गुणा कर लो आपस में, और जो उनका इकाई का अंक आता है वही उस संख्या को पूरी को गुणा करने पर इकाई का अंक होगा। जैसे 99 99 81, 9 को 9 से गुणा किया, 99 81। अब इसमें इकाई का अंक एक है तो 109 को जब गुणा करेंगे 109 से या 109 का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक एक होगा।
तो हमारा उत्तर हो गया 109। अब जैसे देख लो आगे कन्फर्म करने के लिए, कभी 82 में भी हो तो 82 को 82 से गुणा करो। यहाँ पे इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया 4। इसका मतलब ये तो हमारा उत्तर नहीं है। इसी प्रकार 77 को कर लेंगे, सत्तू सत्तू 77 में 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, तो इकाई अंक 9। 123 को गुणा करेंगे, 123 को गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, तो इसमें 9 आ रहा है, तो हमारे पास एक किसमें आया 109 का वर्ग करने पर। अगला प्रश्न है, हमारा उत्तर हो गया 109। अगला प्रश्न है 242 के घन में इकाई का अंक होगा। घन किसको कहते हैं? जब भी हम किसी संख्या की घात 3 लगाते हैं तो उसे घन कहते हैं। जैसे 242 को आपस में 3 घात का मतलब है कि उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना है, 242 गुणा 242 गुणा 242। अब यदि इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को तुम गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इस संख्या के इकाई अंकों को आपस में गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 जो आया है उसको फिर 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, तो हमारे पास इकाई का अंक आ गया 8, तो हमारा सही उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है, मूलधन P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज की दर और N बराबर समय होने पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र दीजिए। और ब्याज वार्षिक संयोजित है, यानी कि ब्याज हर वर्ष उगाया जा रहा है। तो इसका सूत्र जब भी इस तरह से प्रश्न हो, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर की घात, दर बटे 100 की घात समय और माइनस मूलधन। अब जहां पर भी ये सूत्र है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन, उसको देख लो। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, अब यहाँ पे माइनस मूलधन नहीं है, तो हमारे पास ये सूत्र आ गया इसका। यहाँ ब्याज मूलधन को नहीं घटाया है, तो इसलिए हमारे पास उचित उत्तर ये है। अब ये जो निकल के आएगा ब्याज सहित मूलधन निकल के आएगा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकल के आएगा। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा P गुणा 1 प्लस R बटे 100 की घात समय। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का योग है कि हमें इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो हम क्या करेंगे? संख्याओं का जोड़ कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ब्रैकेट को हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस वाई स्क्वायर, प्लस को माइनस से किया माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस को प्लस से गुणा किया जेड स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे काट दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, जेड स्क्वायर प्लस माइनस का, ये जेड स्क्वायर प्लस का, तो आपस में एक दूसरे से कट गए। जब भी हम संख्याओं को आपस में घटाते हैं, ये उसी संख्या में जैसे 2 में से 2 घटाया या एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाया तो 0 बचेगा, तो हमारा उत्तर है 0। फिर अगला प्रश्न है 5 की घात 0, 4 की घात 0 और 3 की घात 0 का मान है। 5 की घात 0, 4 की घात 0, 3 की घात 0 का मान। जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा वही संख्या होगी। जैसे 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 3 की घात 0। जब भी किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे 5 की घात 0 का मान 1, 4 की घात 0 का मान 1,
3 की घात 0 का मान 1। इनको जोड़ देंगे, 1 और 1 2 और 1 3, तो हमारा उत्तर हो गया 3। यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे 5 की घात 0 इसका मान 1, 4 की घात 0 इसका मान 1, 3 की घात 0 इसका मान 1, तीनों को हम जोड़ देंगे, 1 और 1 2 और 1 3, तो हमारा उत्तर 3 हो गया। अब ये किसी भी संख्या की घात चाहे 0 हो, उसका मान हमेशा 1 होगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न की संख्या दी हुई है 5/8 माइनस 16/25। 5/8 माइनस 16/25 को हल कीजिए। इसको हल करेंगे 5/8 गुणा माइनस के 16/25। देखो हम देखेंगे कि जो आपस में संख्याएं कट रही हैं उनको काट देंगे। 5 का भाग 25 में देंगे, 5 25। यहाँ 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ बचा है 1, 1 को यहाँ बचा है माइनस के 2। 1 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2। 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो अपना उत्तर आ गया माइनस के 2/5। समीकरण को हल कीजिए। 2x माइनस के 3 बराबर 7। ये एक रेखिक समीकरण है। देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रेखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है। हम देख रहे हैं कि इसकी घात 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जिस भी समीकरण की घात 1 हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। इसको हल करने के लिए हम चर वाली संख्याओं को एक तरफ, बगैर चर वाली संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। यहाँ 3 का हमने कर दिया पक्षांतरण, 3 का पक्षांतरण कर दिया है। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर जब भी संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये -3 इधर बराबर से पहले माइनस का था, इसको बराबर से पीछे ले गए तो ये प्लस का हो गया। 3 का पक्षांतरण किया है तो प्लस का हो गया। 2x बराबर 7 और 3 10। x का मान निकालना है, x बराबर 10/2 और हम कहेंगे 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया 5। x बराबर 5। एक परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब घनाभ की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए, यानी कि ऐसे घनाभों को रखकर, कई सारे घनाभों को रखकर घन बनाना है, तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी कि एक घन बन जाए। अपन लिखें, सबसे पहले अपन निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब ये तो घनाभ का आयतन हो गया। हमें इसको बनाना है घन। घन बनाने के लिए हमें इसे किस किस से और गुणा करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे 5 2 बार लिखा हुआ है, यदि हम 5 को एक बार और लिख दें तो ये 5 का घन बन जाएगा। और 2 यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, 2 को आपस में 2 बार गुणा कर दें तो 2 का भी घन बन जाएगा। इस प्रकार जिनकी हमें आवश्यकता पड़ी इसको घन बनाने के लिए, उनको यदि हम आपस में गुणा कर दें 5 गुणा 2 गुणा 2, तो ये घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो घनों की संख्या, घनों की संख्या घनाभों की संख्या, तो जितने उसको घन बनाने के लिए जितनी संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी है जिनको गुणा करने की, तो उनको हम आपस में गुणा कर देंगे और घनाभों की संख्या निकल कर आ जाएगी।
अब यहाँ पे कितने घनाभों की आवश्यकता है? 20 घनाभों की आवश्यकता है। यदि 20 घनाभों को आपस में एक दूसरे से मिलाकर रख दें तो एक घन प्राप्त होगा। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है अनुपात। किस किस का अनुपात है? साइकिल का और स्कूटर का। ये जो दो बिंदियां लिखी हैं ये अनुपात का चिन्ह है। साइकिल का अनुपात, साइकिल की चाल क्या है? 15 किलोमीटर। स्कूटर की चाल क्या है? 30 किलोमीटर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर पड़ जाएगा, दोनों को मात्रक समान है। यहाँ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 15 एकम 15, 15 का भाग जा रहा है एक बार, 15 का भाग जा रहा है दो बार। तो साइकिल और स्कूटर की जो गति का अनुपात आया है वो आया 1:2। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस प्रकार से 4 प्रश्न आएंगे एबीसीडी वाले। चारों में यहाँ पे 2 उत्तर दिए होंगे, जैसे ये आगे और पीछे। यहाँ पे इनमें से एक सही है और एक गलत है। जो सही है उसको अपन को खाली स्थान में लिखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और ये प्रोटॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। फिर यहाँ पे 4.5 × 10⁻4 का सामान्य रूप है। अब 4.5 × 10⁻4 इसका अपन को सामान्य रूप लिखना है, तो अपन करेंगे 4.5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 का भाग देंगे, 10⁻4 को लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 0 बचे हैं। अब जब भी संख्याओं को 0 वाली को गुणा करना हो, जितनी 0 हैं उनको लिख दो और आगे वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख दो। 45 को 1 से गुणा किया 45, ये आ गया अपने पास 45,000। तो इसका सामान्य रूप हो गया 45,000। इसका हो गया ये। फिर अगला तीसरा प्रश्न है 0.00027 का मानक रूप लिखिए। मानक रूप जब अपन को लिखना हो तो अपन क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे 0.00027। पॉइंट को हटाएंगे तो जितनी संख्या पहले पॉइंट लगा हुआ है उतनी 0 लगाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 1। अब देखो मानक रूप लिखने के लिए एक संख्या पहले पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे आएगा 2.7। जब एक संख्या पहले पॉइंट लगाया है तो एक 0 कट जाएगा, गुणा। अब ये 1 2 3 4, 4 0 हैं नीचे, ये इसकी 10 की घात प्लस में आएगी, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ये हो जाएगी माइनस में। 2.7 × 10⁻⁻4। इसका उत्तर हो गया 2.7 × 10⁻⁻4, ये वाला। फिर अगला प्रश्न है चौथा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -4 गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। इसका अपन को लिखना है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -4 गुणा 2 की घात 2। इसका मान ज्ञात करना है। जब भी आधार समान हो, यहाँ पे देखो आधार समान दिया, यहाँ भी 2 है आधार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब गुणा ए क्यूब गुणा ए की घात 4, तो इसका मान हो जाएगा ए की घात 3 + 4। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 की घात 3 प्लस माइनस के 4 प्लस 2। 2 की घात 3 को और 2 को आपस में जोड़ देंगे 5, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4। यहाँ पे 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान 2, तो हमारा उत्तर हो गया 2। यानी कि जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो, संख्याएं गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं।
अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य। अपन को कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखना है। अपन को बताना है कि प्रश्न सही है या गलत। जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। हमें पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में 6 फलक होते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 फलक होते हैं, 6 से गुणा कर देंगे तो इसका हो जाता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो पहला प्रश्न तो सत्य है, सत्य है। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं। और देखो ये कह रहा है कि मान लो कि ये कोई बंद समतल आकृति है। अब इसने जो ये परिमाप, ये क्षेत्र, ये स्थान घेर रखा है, इसको कि परिमाप कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं इसका क्षेत्रफल। परिमाप कहते हैं इसकी जो बाउंड्री की लंबाई है, इसकी बाहरी जो दीवारों की लंबाई है, कि इसने कितनी लंबाई इसकी दीवारों की है, उसको हम कहते हैं परिमाप। और जो इसने स्थान घेर रखा है, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये असत्य हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सत्य है। 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। घनाभ में सर्वांग फलकों के 3 युग्म होते हैं, बिल्कुल सही। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं और 6 में से आमने सामने के फलक सर्वांग सम होते हैं। तो कितने युग्म हो गए? 6 का 2 को जोड़ा हो जाएगा, तो 3 फलक सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। स्तंभ ए, ये व्यंजक दिए हुए हैं और इन दोनों को आपस में गुणा करना है। गुणनखल करने पर क्या आएगा? जैसे 4p गुणा q प्लस r, इसको गुणा किया तो क्या आएगा? गुणा करो, 4p को गुणा किया q से, 4pq प्लस 4p को r से गुणा किया, 4pr। तो पहला तो इससे मिल गया चौथे से। दूसरा है b, ab को गुणा किया है a माइनस b से, इसको गुणा करेंगे a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। तो दूसरे को मिल गया तीसरे से। c, a प्लस b को गुणा किया 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7 को इस b से गुणा करेंगे, 7a स्क्वायर b क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस b का ये हो जाएगा, दूसरे से मिला देंगे। a स्क्वायर माइनस 9 को 4a से गुणा करेंगे d, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9, इसको गुणा करेंगे 4a से। 4 को a से गुणा किया, 4a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4 a की घात 3 माइनस 9 चौके 36a। तो ये मिल जाएगा पहले से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रायिकता का। प्रायिकता में हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहा है ताश के 52 पत्तों, तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि अचानक